नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज के बारे में। इसमें क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए उस पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी बैंक से कोई पार्टी लोन लेती है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हम उस केस में कई बार मॉर्टगेज करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी किस किस तरह की हो सकती है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पर की फैक्ट्री लगी हुई होती है या यूनिट लगी हुई होती है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो सकती है, मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टी हो सकती है। मिक्स्ड यूज का मतलब हो जाता है कि पार्ट रेजिडेंशियल और पार्ट कमर्शियल हो, या पार्ट रेजिडेंशियल हो पार्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो। इस तरह से मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टी भी हो सकती है। केवल प्लॉट हो सकता है, केवल बिल्डिंग भी हो सकती है कोलैटरल के शेप में, या फिर दोनों भी हो सकते हैं जिसमें कि प्लॉट भी हो और साथ में बिल्डिंग भी अवेलेबल हो। आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या ड्यू डिलिजेंस करनी है कि हमें प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते समय या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने के बाद अगर कभी रिकवरी की पोजीशन बनती है, हमें उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके, मान लीजिए लोन एनपीए होता है, प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके हमें लोन रिकवर करना है, तो उसमें कोई गलती ना हुई हो, तो किन किन लेवल्स पे ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए हमको। पहला लेवल है नॉन इनकम्बरेंस का। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी कहीं चार्ज है या प्रॉपर्टी पर पहले से किसी का लोन है, तो प्रॉपर्टी नॉन इनकम्बर्ड होनी चाहिए। अभी हम आगे भी इस पर बात करेंगे। दूसरा लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस होता है डॉक्यूमेंट्स का, कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए हर तरीके से। तीसरा होता है फिजिकल, जो लोकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर्टी का, वो सही होना चाहिए। चौथा, वैल्यूएशन पे हमें ध्यान देना है कि वैल्यूएशन कहीं प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड ना हो। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए मॉर्टगेज करते समय। यहाँ जो हम स्टेप्स बता रहे हैं वो एक प्रेफर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। मतलब आप कोशिश कीजिए कि जब आपके पास कोई नई प्रॉपर्टी आ रही है मॉर्टगेज के लिए, तो आप इस इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इसी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी और बोरोर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि केवल प्रेफर्ड ऑर्डर है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं आ रही है तो आप सरसाई पोर्टल पे जाके चेक करें कि कहीं वो प्रॉपर्टी पहले से कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है। सरसाई का यूजर आईडी पासवर्ड आजकल बैंक्स में लोन ऑफिसर्स के पास होता है। यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स को डालकर, प्रॉपर्टी की ओनर्स की डिटेल को डालकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कहीं पहले से मॉर्टगेज तो नहीं है। दूसरा, ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर के पास में, ओनर के पास में, उसको आप चेक करें। साथ ही साथ उसके साथ में जो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले से चेक करें। कई बार क्या होता है कि हम सारे काम कर लेते हैं, एंड में जब प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मॉर्टगेज होने के लिए आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बोरोर के पास कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए शुरू में ही आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स बोरोर के पास अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ऑब्टेन कीजिए। कोशिश कीजिए 2 या 3 सेट्स में आप ये कॉपीज ले लीजिए। मिनिमम 2 सेट जरूर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, एक सेट आप अपने पास रखिए, एक सेट आपने बैंक का जो पैनल एडवोकेट है उसको लीगल ओपिनियन के लिए देना होगा, तो आप एक एक सेट उसको दे सकते हैं। आप चाहें तो एक तीसरा सेट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी करवानी होगी, तो वैल्यूअर को देने के लिए आप एक सेट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो 2 या 3 सेट्स आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के। आगे चलते हैं। इसके बाद आप काम करिए विजिट का या प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं कहूंगा कि यही होता है। प्रॉपर्टी को विजिट करते समय आपने जिन बातों पे ध्यान देना है वो है प्रॉपर्टी की एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप आसानी से उस पर पहुंच सकें। डिमार्केशन होना चाहिए। अभी इस पर हम आगे हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी, आप सही से पहचान सकें। पोजीशन प्रॉपर्टी का किसके पास है, प्रॉपर्टी मार्केटेबल है कि नहीं है, यानी कि उसे बेचा जा सकता है इजिली कि नहीं मार्केट में। इन चीजों पर हमें विजिट के समय ध्यान देना है। आगे चलते हैं। कोशिश कीजिए कि जब आप विजिट करने जाएं उसी समय लोकल सोर्सेज से या और जो माध्यम है आपके पास अवेलेबल दूसरे कस्टमर्स से आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ बताता है और जब हमारे पास वैल्यूएशन आती है निकलकर, तो वो काफी कम आ जाती है। तो इसलिए आप भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, कुछ लोकल सोर्सेज से आप कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो आपको पता लग सके। आगे ये करने के बाद अब आप पैनल एडवोकेट को डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि जिससे या वो आपको लीगल ओपिनियन और नॉन इनकम सर्टिफिकेट निकाल के दे। जब एक बार आपके पास क्लियर लीगल ओपिनियन आ जाती है और आपको ये कंफर्म हो जाता है, आप ये श्योर हो जाते हैं कि आप प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाइए। मेरी समझ से आखिरी स्टेप वैल्यूएशन का होना चाहिए, उसके पहले आपको ये सारे स्टेप्स कर लेने चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या लेने होते हैं। सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी की लोकेशन, जो मैंने यहां लिखा है, प्रॉपर्टी की लोकेशन और प्रॉपर्टी की टाइप के अनुसार बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक इम्यूल प्रॉपर्टी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हो दूसरी इम्यूल प्रॉपर्टी के लिए भी वही डॉक्यूमेंट्स लगे, या एक लोकेशन में जो आईपी है वो दूसरी लोकेशन पर भी वही डॉक्यूमेंट्स लगे। तो लोकेशन वाइज, प्रॉपर्टी का टाइप वाइज, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ और हो सकते हैं, कमर्शियल के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ और हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए कुछ और हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए कुछ और हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स इस सब बातों पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी है और उसकी लोकेशन क्या है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? सबसे पहले है ओरिजिनल टाइटल डीड। टाइटल डीड का मतलब होता है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट। ओनरशिप के डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं टाइटल टाइटल डीड, मतलब क्योंकि उस डॉक्यूमेंट से ही ओनरशिप डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट से ही पता चलता है कि किसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है या ओनरशिप है। नेक्स्ट है प्रीवियस चेन ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड्स। प्रीवियस चेन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी आपका जो ओनर है जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है उसने कोई प्रॉपर्टी 2015 में खरीदी और ये प्रॉपर्टी 1500 स्क्वायर फीट की थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसने ये प्रॉपर्टी ए से खरीदी। आपका जो बोरोवर है, आपका जो ओनर है वो बी है। आपके पास प्रॉपर्टी बी मॉर्गेज करने वाला है और इसने प्रॉपर्टी ए से खरीदी है। अब आपका जो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट बनेगा वो बनेगा ये बी के फेवर में, जो टाइटल डीड होगी या जो रजिस्ट्री होगी। लेकिन इसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि ए के पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई थी। ए ने भी जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी भी 1500 स्क्वायर फीट की ही थी और ये पूरी प्रॉपर्टी इसने आगे बी को सेल आउट कर दी। तो फिर हमें उस केस में ए ने जिस टाइटल डीड के द्वारा ये प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी ओरिजिनल टाइटल डीड लेनी चाहिए और उसे बोलते हैं हम चेन। अब लेकिन ओरिजिनल टाइटल डीड पुरानी आपको तभी मिलेगी जब सेम एरिया और सेम प्रॉपर्टी आगे सेल की गई होगी। अब मान लीजिए ए ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो फॉर एग्जांपल ज्यादा एरिया की थी, मान लीजिए कि 5000 स्क्वायर फीट की थी, और ए ने ये प्रॉपर्टी जब आगे सेल आउट करी बी को तो वो 1500 स्क्वायर फीट ही सेल आउट करी। तो उस केस में आपको जो ओरिजिनल टाइटल डीड मिलेगी वो केवल बी वाली मिलेगी। ए वाली ओरिजिनल टाइटल डीड आपको हो सकता है ना मिले क्योंकि ए वाली टाइटल डीड बड़े एरिया की है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा केस भी आ जाता है जहां पे पुरानी टाइटल डीड बड़ी एरिया की हो और आपके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कम एरिया की आ रही है, उस केस में भी जो पुरानी टाइटल डीड्स हैं उनकी कॉपीज, फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, आपको बोरोवर से लेनी चाहिए, या आपने एडवोकेट को बोलना पड़ेगा कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पुराने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज और सर्टिफाइड कॉपीज निकाले। आगे चलते हैं। अगला डॉक्यूमेंट होता है अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन मैप। खासकर जहां पर भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड हो, यानी कि बनी बनाई प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो, तो ये एश्योर करना जरूरी है, ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज पर अप्रूव्ड मैप हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं उन्होंने एक प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उन्होंने उसका नक्शा पास ही नहीं करवाया, या पास करवाया तो उस नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग बनाई नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उस चीज को भी कैसे डील करना है इस पर हम आगे बात करेंगे। तो आपने कंस्ट्रक्शन मैप कोशिश करनी है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसका अप्रूव कंस्ट्रक्शन मैप जरूर लीजिए। अप्रूवल अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी शहर के अंदर है तो वहां पर उसकी म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है हो सकता है वो उसके नक्शे को अप्रूव करे। कुछ जगहों पर नगर निगम अप्रूव करता है, कुछ जगहों पर म्युनिसिपल कमिटी अप्रूव करती है। जहां पर फैक्ट्रीज बनी हुई होती हैं वहां पे फैक्ट्रीज का जो नक्शा होता है वो अलग एक अथॉरिटी होती है, वो नक्शा पास करती है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अप्रूवल अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी जब खरीदी गई तो वो एग्रीकल्चर लैंड है और बाद में कस्बर ने उसको उसके ऊपर मान लीजिए कि कमर्शियल बिल्डिंग एक बनाई। अगर ऐसा होता है तो फिर एज पर गाइडलाइंस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को, एग्रीकल्चर लैंड को अगर किसी भी और तरीके से यूज करना है तो उसके पहले इस एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज करवाना पड़ता है। उसे उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एक ऑर्डर लेना पड़ता है अथॉरिटीज से, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं। उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ चेंज इन लैंड यूज, शॉर्ट में से सीएलयू भी कहा जाता है। कुछ स्टेट्स में उसको डाइवर्जन ऑर्डर भी बोला जाता है। अब ये आपको पता कैसे करना है। आपने जो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है, यानी कि जो रजिस्ट्री की कॉपी आ रही है, आप उसे पढ़िए और उसमें देखिए कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी जब वो खरीदी है
मॉर्गेजर ने, जो आपके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस समय उस प्रॉपर्टी का नेचर क्या था। अगर टाइटल डीड से आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है, यानी कि उसमें एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में खरीदी थी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के रूप में खरीदी थी, और बाद में जब आपके पास मॉर्गेज होने आ रही है तो वो एज अ बिल्ट प्रॉपर्टी आ रही है, अदर देन एग्रीकल्चर पर्पज के रूप में आ रही है, तो फिर कस्टमर के पास या मॉर्गेजर के पास उसका सीएलयू सर्टिफिकेट या डाइवर्जन ऑर्डर होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, पोजीशन लेटर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, इस तरह के और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी जरूरत पड़ सकते हैं। आपको अपने एडवोकेट से बात करके पता करना होगा कि जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसके लिए इस तरह के और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। आगे चलते हैं। हमेशा जब भी अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको उसकी लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ये जरूर मिले, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसके पहले से ही कोई गवर्नमेंट के ड्यूज बकाया हो। तो गवर्नमेंट के मोटे तौर पे जो प्रॉपर्टी से संबंधित ड्यूज होते हैं वो एक तो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके साथ साथ कहीं कहीं वाटर बिल भी हो सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी सोसाइटी की है तो सोसाइटी के कुछ चार्जेस हो सकते हैं, तो आप सोसाइटी का नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जरूर लें। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी अगेन आपको ये देखना है कि और क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आगे चलते हैं। कई बार प्रॉपर्टी खसरा वाली होती है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड थी शुरू में और उसके बाद कन्वर्ट होकर आपके पास आ रही है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होकर आपके पास आ रही है, तो भी पुरानी जो उसकी ओनरशिप वगैरह है वो आपको उसके खसरा से पता चलेगी। तो पुराने खसरा आपको एडवोकेट को बोलना होगा, बोरोर को बोलना होगा कि पुराने जो खसरा की कॉपीज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए। इसके बाद आ जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं नामांतरण। नामांतरण बोला जाता है। नामांतरण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पहले ए के नाम से थी और ए ने ये प्रॉपर्टी बी को बेची और बी आपके पास ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने आ रहा है। अब होता क्या है कि एक टाइटल डीड तो एग्जीक्यूट हो गई, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो टाइटल डीड एग्जीक्यूट हो गई, और टाइटल डीड यानी कि वो जो रजिस्ट्री आपके पास बी लेकर आ रहा है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ जब ए ने इस प्रॉपर्टी को बी को बेचा तो कुछ जगहों पर और भी इसका नामांतरण करवाना होता है, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर प्रॉपर्टी खसरा वाली प्रॉपर्टी है तो फिर खसरा में भी वो प्रॉपर्टी पहले से ए के नाम से चढ़ी हुई होगी, तो उसे भी बी के नाम से नामांतरण करवाना होगा या म्यूटेशन करवाना होगा। अगर प्रॉपर्टी शहर की है और वो नगर निगम के अंदर आता है तो नगर निगम में भी इसका म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन के डॉक्यूमेंट को हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं इसको खसरा कहते हैं, कहीं इसको नगर निगम का डॉक्यूमेंट कहते हैं, कहीं TS1 कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट ये डॉक्यूमेंट का नाम बदल जाता है, पर मोटे तौर पे जो आइडिया है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन प्रेजेंट ओनर के नाम से होना चाहिए, नामांतरण प्रेजेंट ओनर के नाम से होना चाहिए। आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी जो हम मॉर्गेज कर रहे हैं वो किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट है, आप मॉर्गेज कर रहे हैं अगर, तो कई बार सोसाइटीज की कंडीशन होती है कि सोसाइटी का कोई भी फ्लैट अगर मॉर्गेज किया जाएगा तो सोसाइटी की तरफ से एक एनओसी लगेगी। तो अगर ऐसा है तो आप सोसाइटी की एनओसी जरूर लें। कई बार क्या होता है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, कई जगहों पर जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको MPIDC के नाम से जाना जाता है। MPIDC 30 ईयर्स 90 ईयर्स इन पीरियड्स के लिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को लीज पे देती है। तो उस केस में जो टाइटल डॉक्यूमेंट बनता है वो लीज डीड बनती है। अब मान लीजिए कि जिसके फेवर में लीज की गई है वो आपके पास प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लीज डीड, तो उस केस में आपको MPIDC से परमिशन टू मॉर्गेज भी ऑब्टेन करनी पड़ेगी बिफोर मॉर्गेजिंग द प्रॉपर्टी। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो जहां पर परमिशन टू मॉर्गेज या एनओसी की आवश्यकता हो तो वो मॉर्गेज करने से पहले आप बोरोर से कहिए कि वो आपको उपलब्ध करवाए, प्रोवाइड करवाए। आगे चलते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा और बात कर लेते हैं, किस किस तरह के टाइटल डॉक्यूमेंट्स अक्सर हमें देखने में आते हैं जब हम बैंक में होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है सील डीड। सील डीड का मतलब है कि ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, ए ने प्रॉपर्टी बी को बेच दी। ए के पास एक प्रॉपर्टी एज फ्री होल्ड थी। फ्री होल्ड का मतलब है उसके पास कंप्लीट राइट्स थे इस प्रॉपर्टी के और उसने बी को ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेल आउट कर दी, तो ऐसे केस में सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है। अब कहीं कहीं सेल डीड को कन्वेंस डीड भी बोला जाता है, जैसे दिल्ली के कुछ एरियाज में सेल डीड को कन्वेंस डीड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार DDA जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जब ये किसी को प्रॉपर्टी देती है, DDA का कोई फ्लैट वगैरह अलॉट करती है किसी को, तो उसको उसके ऊपर कन्वेंस डीड लिखकर आता है, सेल डीड कई बार लिखकर नहीं आता। तो इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बट
नाम का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, लीज डीड जिसमें हम पहली बात कर चुके हैं, जैसे कई स्टेट्स में इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैं, आईडीसीज हैं, ये यूनिट लगाने के लिए फर्म्स को, यूनिट्स को, कंपनीज को 90 ईयर्स, 99 ईयर्स इस तरह के पीरियड्स पे प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं। तो इस ऐसे में जब जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है उसे लीज डीड कहा जाता है। तो लीज डीड के बेसिस पर ही आपने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना होता है। ट्रांसफर डीड भी हो सकती है। ट्रांसफर डीड का मतलब होता है, कई बार हमने देखा है कि एक प्रॉपर्टी ए के नाम से थी और ए ने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को या बेटी को थ्रू ट्रांसफर डीड ट्रांसफर कर दी, यानी कि जो प्रॉपर्टी की एंटायर ओनरशिप थी वो सेल ड्यूड में एग्जीक्यूट, क्योंकि ये फैमिली में ही ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें सेल ड्यूड एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको ब्लड रिलेशन ट्रांसफर कहते हैं। ब्लड रिलेशन में इस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो ट्रांसफर डीड बनती है। आगे चलते हैं, पार्टीशन डीड हो सकती है। मान लीजिए एक फैमिली की प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी थी और उसके बाद अब इसमें 4 फैमिली मेंबर्स हैं और 4 फैमिली मेंबर्स के बीच में ये प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कुछ इस तरह से। तो ये क्या करेंगे कि सब रजिस्ट्रार के पास जाकर ये एक पार्टीशन डीड एग्जीक्यूट करेंगे और पार्टीशन डीड सभी को अपने अपने हिस्से की पार्टीशन डीड मिल जाएगी। तो ऐसे में जो टाइटल डॉक्यूमेंट बनता है वो पार्टीशन डीड बन जाता है। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये 4 फैमिली मेंबर्स थे, ए बी सी और डी। डी आपके पास प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने आ रहा है तो डी अपने हिस्से की पार्टीशन डीड लेकर आएगा ओरिजिनल, और उसके बेसिस पे ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी। विल के आधार पर भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी ए के नाम से थी और ए ने अपने बच्चों के नाम से विल एग्जीक्यूट की, रजिस्टर्ड विल एग्जीक्यूट की है, और ए की डेथ के उपरांत इसके जो बच्चे हैं बी सी और डी, मान लीजिए इनमें से कोई विल के आधार पर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने आ रहा है तो फिर रजिस्टर्ड विल के आधार पर उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं। तो विल भी टाइटल डॉक्यूमेंट बन सकता है। इसके बाद आ जाता है म्यूटेशन। कई बार खासकर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में जब प्रॉपर्टी बहुत पुराने समय से किसी फैमिली के अंदर चलती चली आ रही है और प्रीवियस ओनर की डेथ के बाद में उसके बच्चों के नाम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो केवल खसरा में ही उसका आपको ओनरशिप दिखाई देता है। अक्सर जब एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी होती है तो ऐसे में प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड है उसको ना रखकर हम खसरा के बेसिस पर उसको मॉर्गेज करते हैं, म्यूटेशन के बेसिस पर मॉर्गेज करते हैं, और ऐसे केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज की जाती है। तो वहां पर वो जो म्यूटेशन का जो डॉक्यूमेंट है वही टाइटल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें चेक क्या करना है। जब हमारे पास कुछ सेल डीड आ रही है, कन्वेंस डीड आ रही है, लीज डीड आ रही है, पार्टीशन डीड आ रही है, तो हमें उन डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करना है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस। जेन्युइननेस का मतलब है ऐसा ना हो कि आप जो डॉक्यूमेंट्स रखकर इक्विटेबल मॉर्गेज कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड हो, कलर्ड फोटोकॉपीड हो और आपको पता ना चले। तो हमेशा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखते समय आप बहुत अच्छे से जेन्युइननेस उसकी चेक करें कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है। अब इसको चेक करने के 2-3 तरीके हैं। अगर प्रॉपर्टी के साथ स्टैम्प पेपर लगा हुआ है तो स्टैम्प पेपर को देखकर, जैसे कि हम करेंसी नोट्स को चेक करते हैं, ऐसे स्टैम्प पेपर में भी सिक्योरिटी थ्रेड होता है। उसके अलावा कुछ अपने उसके और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप पता लगा सकते हैं कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नहीं है। उसके अलावा आप सर्टिफाइड कॉपीज अपने एडवोकेट को जरूर कहिए कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सभी टाइटल डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर निकाले और उसको आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट उससे मैच करें कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फेक हो। तो इसलिए सर्टिफाइड कॉपी से मैच करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक करना है, आपने डॉक्यूमेंट चेक करना है कि प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है उसमें प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए। कभी कभी ये देखने में आता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ए के पास थी, ए ने ये प्रॉपर्टी बी को बेची, एक सेल डीड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई। मान लीजिए प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की थी, एक सेल डीड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद बी ने ये प्रॉपर्टी सी को बेची, पूरी 1000 फीट स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी बेच दी बी ने सी को। अब आपके पास ये जो सी है ये आपके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने आ रहा है। तो इस केस में ये वाली जो टाइटल डीड यहाँ एग्जीक्यूट हुई थी ये टाइटल डीड पे आपके पास आएगी और सी ने जो टाइटल डीड एग्जीक्यूट करवाई है अपने फेवर में वो वाली भी आपके पास आएगी। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने इस टाइटल डीड के जो पर्टिकुलर्स हैं उसको इस टाइटल डीड से जरूर मैच करना है। कभी कभी ये देखने में आता है कि डायरेक्शंस मैच नहीं करते, प्रॉपर्टी का एरिया पूरी तरह से मैच नहीं करता, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज मैच नहीं करती। तो इस तरह का अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको नजर आती है तो आप बोरोवर के साथ टेकअप करें, एडवोकेट के साथ टेकअप करें कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मैच करना चाहिए। लाइकवाइज अगर आप मैप ले रहे हैं
तो ये देख लीजिए कि मैप में भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन वही लिखा हुआ है जो आपके पास टाइटल डीड में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद में भी आपने ये चीज चेक करनी है, म्यूटेशन में भी आपने ये चीज चेक करनी है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहा है, सब में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिफरेंस है तो फिर वो रीजनेबल होना चाहिए, उसका कोई वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो कारण होना चाहिए, और आपको उस कारण को अपना, जब आप लोन का अप्रेजल नोट बनाएंगे तो उसमें उस चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्यों है। और एडवोकेट से भी जब आप ओपिनियन लें तो उससे कहें कि उस चीज को अपनी ओपिनियन में क्लियरली मेंशन करें कि उस डिफरेंस की वजह से बैंक के जो राइट्स हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सरफासी में जाने के, उस पर कोई भी इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये चीज एडवोकेट लिख कर देगा अपनी लीगल ओपिनियन में। नेक्स्ट, जो भी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, जैसे यहां हम बात कर रहे थे ए से बी को गई, बी से सी को गई, तो इस तरह का एक छोटा सा नोट जरूर अपने आप में बनाइए आप कि किस तरह से चेन का जो टाइटल टाइटल का जो टाइटल है या जो ओनरशिप है वो किस तरह से ट्रांसफर हुई है, ये आपको पता होना चाहिए शुरू में ही कि ओनरशिप कैसे कैसे ट्रांसफर होके सी तक आई है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने और कौन कौन से पुराने डॉक्यूमेंट्स सी से लेने हैं मॉडगेज करने के टाइम पे। ये जरूर ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई और सर्टिफाइड कॉपी को जब आपने ओरिजिनल से मैच किया तो उसमें कुछ पेजेस मिस हो रहे हैं, तो मिसिंग पेजेस का बहुत ध्यान रखना है। टाइटल डीड अगर लैमिनेटेड है, यानी कि उस पर कस्टमर ने लैमिनेशन करवा रखा है परमानेंट, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि लैमिनेटेड टाइटल डीड के अंदर आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो टाइटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। तो इस केस में एक तो आप अपनी बैंक की जो पॉलिसी है, मॉर्गेज करने की जो पॉलिसी है, उसको ध्यान से पढ़ें कि क्या आपके बैंक में लैमिनेटेड टाइटल डीड लेना अलाउड है या नहीं। दूसरा, अगर अलाउड है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। टाइटल डीड फटी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई पेज उसका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी ध्यान रखें कि इस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, जब आप खासकर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान दे दीजिए कि लीज का पीरियड कितना है। ऐसा ना हो कि लीज डीड तो 30 ईयर्स की थी और आपके पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने के लिए आ रही है तो 30 ईयर्स खत्म होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। लीज डीड में अक्सर पर्पस भी लिखा हुआ होता है कि जो प्रॉपर्टी लीज पर दी जा रही है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर काम क्या होगा। खासकर जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैं, जब वो प्रॉपर्टीज को लीज आउट करती हैं तो लीज डीड में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि उस प्रॉपर्टी को जिसके नाम से लीज ट्रांसफर हो रही है वो उस पर क्या फैक्ट्री लगाएगा, क्या यूनिट लगाएगा, क्या काम कर सकता है। तीसरा, उसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि मॉर्गेज अगर वो की जाएगी प्रॉपर्टी इस तरह की, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि पहली बात तो कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो सकती है या नहीं, अगर मॉर्गेज हो सकती है तो कहाँ कहाँ से परमिशन लेनी है, उसकी परमिशन की कंडीशंस क्या है, और जब परमिशन आपके पास आ भी जाएगी तो आपने उन परमिशन को भी पढ़ना है कि उसमें स्पेसिफिक कंडीशन तो नहीं है जो आपने बोरोवर से फुलफिल करवानी है। तो ये सारी चीजें आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेक करनी है। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की, यानी जब आप प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं तो आपने किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो बाउंड्रीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स के से मैच होनी चाहिए। मतलब अगर जो सेल डीड है, सेल डीड के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी के नॉर्थ में रोड है, तो जब आप वहां जाएं तो आप ये चेक करें, इंश्योर करें कि प्रॉपर्टी के नॉर्थ में ही रोड हो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी सेल डीड जो आपके पास आई है वो किसी और प्रॉपर्टी की हो और जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई जा रही है वो कोई और प्रॉपर्टी है। तो इस चीज को इंश्योर करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट से बाउंड्रीज को जरूर मैच कीजिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एक्सेस। प्रॉपर्टी का इंडिपेंडेंट एक्सेस होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है, ये एक मान लीजिए प्लॉट है जो आपके पास आ रहा है। अब इसमें इस तरफ से भी प्लॉट है, इस तरफ से कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस तरफ से भी एक और बिल्डिंग बनी हुई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो फोर्थ साइड है ये ओपन होनी चाहिए, यानी इधर से कहीं रोड होनी चाहिए, रोड से आपका डायरेक्ट एक्सेस इस प्लॉट में जाने का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो लैंड लॉक्ड हो। लैंड लॉक्ड का मतलब कि ऐसा ना हो कि इसमें चारों तरफ ही कोई और प्रॉपर्टी हो और कोई इंडिपेंडेंट रास्ता जाने का ही ना हो उसमें। ऐसी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट एक्सेस कम से कम एक तरफ से होना जरूरी है। नेक्स्ट, डीमार्केशन। डीमार्केशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी क्लियरली उसकी बाउंड्रीज आप मेक आउट कर सकें जब आप प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है जब प्लॉट्स वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, खासकर जो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में ट्रांसफर की गई हैं, अब उसमें क्या होता है कि जो आसपास के खेत होते हैं, जो पहले खेत थे और अब चेंज हो गया है लैंड यूज उनका,
लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी एक्चुअली मॉर्गेज हो कौन सी रही है। तो ऐसे केस में सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप कोशिश करें कि बोरोवर को बोलें कि इस प्रॉपर्टी की बाउंड्री करवाए, नहीं तो एक तार की फेंसिंग करवाए, जिससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, डिमार्केट कर सकें कि आपने एक्चुअली प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी कौन सी है या कौन सी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट जरूर आप नोट करें। जब आप प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप गूगल मैप के थ्रू उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लें, और जब आप बैंक में जाकर इसकी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनाएंगे, विजिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें इन कोऑर्डिनेट्स को जरूर मेंशन कर दें कि प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इससे क्या होगा, जब आगे कभी भी कोई उस प्रॉपर्टी को देखने जाएगा, उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से आसानी से उस प्रॉपर्टी तक पहुंच सकता है वो। नेक्स्ट, आपको ये जरूर चेक करना है कि प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर ये प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है तो अगेन आपको अपनी बैंक की स्कीम, बैंक की लोन पॉलिसी पढ़नी होगी कि क्या आपको रेंटेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना अलाउड है, और अगर अलाउड है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। ऐसा ना हो कि उसके जो रेंट एग्रीमेंट बना है उसको जिस तरह की कंडीशंस हो कि आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ही ना कर सकें। तो रेंटेड आउट प्रॉपर्टी के केस में रेंट एग्रीमेंट लेना ना भूलें, लीज एग्रीमेंट लेना ना भूलें, और रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट लेके उसे पढ़ें जरूर एक बार कि उसके अंदर कोई इस तरह की कंडीशन मेंशन ना हो। नेक्स्ट, वैल्यू को क्रॉस चेक जरूर कोशिश करें। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बोरोवर कोट कर रहा है वो वाकई उतनी वैल्यू प्रॉपर्टी की है या नहीं। हालांकि इसके लिए आप आगे चल के पैनल वैल्यूअर से वैल्यूएशन की रिपोर्ट भी लेंगे, लेकिन फिर भी आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से प्रॉपर्टी की वैल्यू जरूर क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं, लीगल ओपिनियन की बात करते हैं। पैनल एडवोकेट से लीगल ओपिनियन जो लेनी है उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो कि लीगल ओपिनियन जो आपके पास आए तो बैंक का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके ऊपर ही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बोरोवर कोई वो जो एडवोकेट पैनल का एडवोकेट है वो कोई और फॉर्मेट यूज कर रहा हो, या उस फॉर्मेट में से वो कुछ पॉइंट्स को गायब कर दे या उस कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं। तो बैंक का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर ही लीगल ओपिनियन आनी चाहिए। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी जरूर आनी चाहिए, यानी कि जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चेन है उसकी, पुरानी जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे उन सबकी सर्टिफाइड कॉपी जरूर आनी चाहिए लीगल ओपिनियन के साथ में। उससे क्या होगा कि आप मैच कर पाएंगे जो टाइटल डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। नेक्स्ट, लीगल ओपिनियन के साथ नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर आएगा। एडवोकेट हमेशा एक एनईसी जरूर देगा लीगल ओपिनियन के साथ में कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अनुसार वो प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज तो नहीं है, कहीं और चार्ज तो नहीं है पहले से। नेक्स्ट, जब भी लीगल ओपिनियन आपके पास आती है तो उसे पूरा पढ़ें जरूर। पढ़ने में आपको क्या देखना है कि एक तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्लियरली मैच होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी टाइटल डीड में जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस प्रॉपर्टी का वही लीगल ओपिनियन में भी होना चाहिए। डायरेक्शंस मैच होनी चाहिए, एरिया मैच होना चाहिए, और जो फीचर्स हैं वो सारे मैच होने चाहिए। टाइटल डीड का नंबर में मैच होना चाहिए। इसके बाद लीगल ओपिनियन में ये जरूर लिखा होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बोरोवर से लेने हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें जरूर होना चाहिए। जब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको एडवोकेट देता है तो आप कस्टमर से पहले ये कंफर्म करें कि क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के पास अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि कस्टमर ये कहता है नहीं जी मेरे पास एक इसमें से ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप एडवोकेट से दोबारा ओपिनियन ले सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कि अगर कस्टमर के पास कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा सकती है या नहीं। आगे चलते हैं, आप ये जरूर चेक करें लीगल ओपिनियन पढ़कर कि उसमें कोई इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या कंडीशंस ना लगी हुई हो लीगल ओपिनियन के अंदर कि जिसकी वजह से आपका मॉर्गेज ठीक से ना हो पाए। अगर कोई इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं एडवोकेट ने तो उसे आप पहले ही लीगल ओपिनियन में से हटवाएं उसको बता के। दूसरा, अगर कोई कंडीशंस ऐसी लगी हुई हैं जो फुलफिल ही नहीं हो सकती, या कोई ऑनरस कंडीशंस यानी कि कोई इररिलेवेंट कंडीशंस लगी हुई हैं, तो फिर आपको पहले ही वकील के साथ और बोरो के साथ डिस्कस करके उसको उस चीज को खत्म करना होगा। नेक्स्ट, अपने बैंक की पॉलिसी के हिसाब से आप ये देखिए कि क्या आपको सेकंड लीगल ओपिनियन की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो आपने सेकंड लीगल ओपिनियन किसी और एडवोकेट से भी लेनी होगी। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशन पर कि वैल्यूएशन में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। सबसे पहले ये भी वैल्यूएशन भी हर बैंक का अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए, उस पर ही वैल्यूएशन आनी चाहिए। सेकेंड, इसमें भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए, डायरेक्शंस मैच होनी चाहिए। सेकंड वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं अपनी बैंक की पॉलिसी में। प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की जो पॉलिसी है का जो सर्कुलर आप उसे पढ़ें, उसमें देखें कि क्या आपको सेकंड वैल्यूएशन लेने के लिए बैंक बोलता है। तो अगर ऐसा है तो आपको सेकंड वैल्यूएशन भी लेनी होगी। अब अगर आप सेकंड वैल्यूएशन ले रहे हैं तो ये जरूर देखें कि ऐसा ना हो कि जो फर्स्ट वैल्यूएशन सेकंड वैल्यूएशन आपने ली उस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। दूसरा, जो वैल्यू कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी की उससे भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में
कस्टमर ये कंप्लेंट प्रोन एरिया बनता है। कस्टमर बाद में कई बार कंप्लेंट करता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है बहुत कम लगाई गई है। तो आप पहले ही कस्टमर को ये बताएं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये निकल कर आ रही है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह के वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। लाइकवाइज दोनों वैल्यूअर्स ने जो वैल्यूज दी हैं उसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर उसकी एक्सेसिबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन को लेकर रिमार्क जरूर होनी चाहिए। उसमें क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली एक्सेस उसका है, इंडिपेंडेंट एक्सेस प्रॉपर्टी का है या नहीं है, प्रॉपर्टी क्लियरली आइडेंटिफिएबल है या नहीं है। ये चीजें जरूर उसके अंदर आप देख लें कि उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा वैल्यूअर भी हो सकता है अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करे कि मॉर्गेज से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप उसमें देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंशन्ड हैं और उसकी अवेलेबिलिटी भी कस्टमर से कंफर्म करें कि कस्टमर के पास वो डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर भी कोई इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या कंडीशंस नहीं लिखी होनी चाहिए जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो अगर ऐसा है तो आप पहले से ही कस्टमर और वैल्यूअर को साथ में बिठा के उस चीज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखते हैं कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि बैंक का जो मैनुअल है प्रॉपर्टी मॉर्गेज को लेकर, प्रॉपर्टी को चार्ज करने को लेकर, वो बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। बैंक का जो सर्कुलर है बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे स्टेप्स को उसी ढंग से फॉलो करना है जैसा कि बैंक के मैनुअल या सर्कुलर में मेंशन है। सेकेंड, अब क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कोई टाइटल डीड मिस होती है या चेन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। अगर ऐसा है तो आपने मैनुअल के हिसाब से सबसे पहले तो चलना है कि मैनुअल में इस बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो उसकी परमिशन कौन दे सकता है। हो सकता है उसकी परमिशन देने की जो पावर्स हो किसी हायर अथॉरिटी के पास में हो सकता है आप ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज ही ना कर सकते हो। तो इस तरह का जो भी आपके बैंक के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस वो आपने फॉलो करना है। और साथ ही साथ बैंक के जो पैनल एडवोकेट है उससे भी आपने ओपिनियन लेनी है कि जो टाइटल डीड मिस हो रही है चेन के अंदर उससे प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के ऊपर, प्रॉपर्टी की सरफासी कंप्लायंस के ऊपर कोई इशू तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, लाइकवाइज चेन के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है, उसमें आपने वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो आपके मैनुअल के अंदर मेंशन्ड हैं या जैसा कि पैनल एडवोकेट आपको लीगल ओपिनियन में लिखकर दे रहा है। कोई और डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है जैसे कि मैप मिसिंग हो सकता है, उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की अगर जरूरत है वो मिसिंग हो सकता है, पोजीशन सर्टिफिकेट मिसिंग हो सकता है या और भी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकता है। तो हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक रिलेवेंस होती है, तो आप एडवोकेट्स से कंसल्ट करके आप उसका मिटिगेंट उस ओपिनियन में ही लिखवा सकते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट के मिस होने से प्रॉपर्टी की सरफासी कंप्लायंस के ऊपर, प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स में कई बार टाइपिंग एरर होती है। हो सकता है कि ए ने एक प्रॉपर्टी बेची बी को और बी ने प्रॉपर्टी बेची सी को। ए ने जब ये प्रॉपर्टी बी को बेची उसमें जो टाइटल डीड एग्जीक्यूट हुई है, जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी के नॉर्थ में रोड है। अब बी ने जब ये प्रॉपर्टी सी को बेची तो एक और सेल डीड एग्जीक्यूट हुई, उसमें गलती से नॉर्थ में लिखकर आ गया कि नॉर्थ में बिल्डिंग है। अब ये एक टाइपिंग एरर भी हो सकती है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में कई स्टेट्स के अंदर अमेंडमेंट डीड का प्रावधान है या करेक्शन डीड का प्रावधान है, उसको रेक्टिफिकेशन डीड भी बोला जाता है। तो आप बोरोवर से या मॉर्गेज से कह सकते हैं कि अमेंडमेंट डीड, करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड एग्जीक्यूट करवाए और उसके बेसिस पर उस एरर को वो रेक्टिफाई करवाए, सही करवाए। अब अगर ये करेक्शन डीड या अमेंडमेंट डीड होना पॉसिबल ना हो सकता है एरर इतनी छोटी हो जिसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस ना हो, तो उस चीज को भी आप क्लियरली लीगल ओपिनियन के अंदर जो एडवोकेट आपको लीगल ओपिनियन देगा उसमें आप पॉइंट आउट करवाएं और ये लिखवाएं साथ में कि इस एरर की वजह से प्रॉपर्टी की सरफासी कंप्लायंस के ऊपर, प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहली बात की, डायरेक्शंस में मिसमैच अगर हुआ है तो आपने क्या करना है। तो ये तो डायरेक्शंस मिसमैच की हमने बात की कि जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर डायरेक्शंस का मिसमैच है। अब कई बार क्या होता है कि जो लीगल ओपिनियन आ रही है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आ रही है और जो सेल डीड आपके पास में है उसमें ही आपस में डायरेक्शंस का मिसमैच है। लीगल ओपिनियन के अंदर भी क्लरिकल एरर हो सकती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर भी क्लरिकल एरर हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये भी आपको पहले से ही सही करवाना होगा। ये सब प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं जो अक्सर देखने में आते हैं, काम की जल्दी में हम इन चीजों को देख नहीं पाते, लेकिन इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो अक्सर आता है वो ये है कि अगर हम एक कोई बिल्डिंग बनी बनाई मॉर्गेज कर रहे हैं और वो बिल्डिंग जो है वो एज पर अप्रूव्ड मैप नहीं है, यानी उसका जो नक्शा पास करवाया गया उसके हिसाब से बिल्डिंग बनी नहीं है, या हो सकता है मैप हो ही नहीं, तो उस केस में क्या करना है। अब
इस केस में भी आपको वापस आपके बैंक के मैनुअल या बैंक के सर्कुलर में जाना पड़ेगा कि अगर बैंक बिल्डिंग जो है वो एज अप्रूव्ड मैप नहीं है या मैप अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है। 2-3 सिनेरियोज मैं आपको बता सकता हूं कि उस बैंक्स क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। अगर ये कोई फ्लैट है, यानी कि आपके पास केवल फ्लैट मॉर्गेज होने के लिए आ रहा है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर बिल्डर फ्लोर है, हो सकता है मान लीजिए कि ये 4 फ्लैट्स का एक बिल्डिंग है, उसमें से आपके पास ये सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर या थर्ड फ्लोर कोई मॉर्गेज होने आ रहा है, तो उस केस में अगर बिल्डिंग का नक्शा ही अप्रूव नहीं है, मैप ही अवेलेबल नहीं है, या अप्रूव तो है लेकिन बिल्डिंग उस हिसाब से बनी नहीं है, तो अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी की एंटायर जो वैल्यू है वो केवल फ्लैट की वैल्यू है, यहाँ पे लैंड आप मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कुछ बैंक्स क्या फॉलो करते हैं कि अगर बिल्डिंग एज अप्रूव मैप नहीं बनी हुई होती है या अप्रूव मैप अवेलेबल ही नहीं होता है बिल्डिंग का, तो उस केस में वो केवल लैंड वैल्यू को कंसिडर करके प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं। तीसरा, कुछ बैंक्स ये भी फॉलो करते हैं कि मान लीजिए कि मैप के अंदर लिखा हुआ है कि जो ओनर है वो 1000 स्क्वायर फीट पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन उसने एक्चुअली 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो कुछ बैंक्स क्या फॉलो करते हैं कि वो केवल 1000 जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है एज पर मैप, उसकी ही वैल्यू को कंसिडर करते हैं। जो अनअप्रूव्ड एरिया होता है उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, केवल अप्रूव्ड एरिया की वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिनारियोज हैं जो अलग अलग बैंक्स फॉलो करते हैं। आपको भी अपने बैंक के मैनुअल सर्कुलर में पढ़ना पड़ेगा कि इस बारे में क्या चीज लिखी हुई है और उसे फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, रेंटेड आउट प्रॉपर्टी पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है तो उसमें आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, कई बार प्रॉपर्टी शेयर्ड होती है। शेयर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जो थी वो ए के नाम से थी, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं अभी, और ये आगे जाके ए के जो 4 लीगल हेड्स से उनमें डिवाइड होती है। मान लीजिए ये ए की प्रॉपर्टी थी इतनी बड़ी और उसको 4 एरियाज में डिवाइड किया गया, ये गई प्रॉपर्टी बी, सी, डी और ई के पास, और ई केवल अपने शेयर को मॉर्गेज करना चाहता है। तो फिर आपको इस केस में बहुत ध्यान देना है कि ई के पास जो टाइटल डॉक्यूमेंट है उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि इस पूरा जो एरिया था इसमें से कौन सा वाला एरिया ई के पास आया है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ई ऐसा ना हो कि ई के पास एक्चुअली जो एरिया आया हो वो ये वाला आया हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास इस एरिया का आ रहा हो, या ई के पास जो डॉक्यूमेंट है उसे क्लियर ही ना हो रहा हो कि इस पूरे के पूरे बड़े एरिया में से कौन सा एरिया ई के पास आया है। तो शेयर प्रॉपर्टी में इन चीजों का बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। अक्सर बैंक्स किसी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मॉर्गेज नहीं करते। मतलब यह है कहने का कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को अक्सर बैंक्स केवल एग्रीकल्चर लोन्स में ही मॉर्गेज करते हैं। यानी कि अगर कोई कस्टमर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन ले रहा है, मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड ले रहा है, ट्रैक्टर लोन ले रहा है, या कोई भी और एग्रीकल्चर पर्पस हो सकता है, उसके लिए लोन ले रहा है, तो उसी में केवल एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी। अब मान लीजिए जो कस्टमर है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड को वो किसी कमर्शियल लोन में, मान लीजिए शॉप के लोन के लिए मॉर्गेज करना चाहता है, एज कोलैटरल वो इसको देना चाहता है, तो बैंक्स अक्सर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को इस तरह से नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मॉर्गेज डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको बोलना पड़ेगा कस्टमर को पहले कि वो उस एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को पहले लैंड यूज, चेंज ऑफ लैंड यूज के द्वारा उसको पर्पस उसका चेंज करे और तभी उसको मॉर्गेज करे। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते समय, इमूवेबल प्रॉपर्टी को चार्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें फिनोलॉजिस्ट फॉर ऑल @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।